नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में कल विपक्ष के 19 सदस्यों को अभद्र व्यवहार के लिए सप्ताह के बाकी दिनों के लिए सदन से किया गया निलंबित। राज्य के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा, मीडिया घरानों की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें, क्योंकि भारतीय समाज में लोग मानते हैं कि प्रिंट में सब कुछ सच ही छपता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा में बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को करेंगे संबोधित, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कल विपक्ष के 19 सदस्यों को अभद्र व्यवहार के लिए सप्ताह के बाकी दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। इसमें टीएमसी के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से 2 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से 1 सदस्य शामिल है। निलंबित सदस्यों में डोला सेन, सुष्मिता देव, डॉ शांतनु सेन और मौसम नूर, डीएमके सदस्य मोहम्मद अब्दुल्ला, एस कल्याण सुंदरम, सोमू कणुमोझी और टीआरएस के लिंगैया यादव शामिल हैं। उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने का बार बार अनुरोध किया था, लेकिन प्रदर्शनकारी सदस्यों द्वारा व्यवधान जारी रहने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सभापति का सम्मान न करने और सदन में अनुशासनहीन व्यवहार के लिए प्रदर्शनकारी सदस्यों को निलंबित करने के लिए नियम 256 के अंतर्गत प्रस्ताव पेश किया। सदन ने ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया। सभापति ने सदन की बैठक 2 बार स्थगित की और आखिरकार दिन भर के लिए बैठक स्थगित करनी पड़ी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा है कि यह मीडिया घरानों की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें, क्योंकि भारतीय समाज में लोग मानते हैं कि प्रिंट में सब कुछ सच ही छपता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ है और पत्रकार जनता की आंख और कान हैं। मुख्य न्यायाधीश ने गुलाब कोठारी की पुस्तक गीता विज्ञान उपनिषद के विमोचन पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये केवल इतना कहना चाहते हैं कि मीडिया को अपने प्रभाव और व्यावसायिक हितों का विस्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग किए बिना ईमानदार पत्रकारिता ही करनी चाहिए। 1975 में आपातकाल के दौरान मीडिया की भूमिका को याद करते हुए उन्होंने कहा कि व्यावसायिक हितों को पूरा किए बिना मीडिया घराने ही आपातकाल के काले दिनों में लोकतंत्र के लिए लड़ने में सक्षम थे। उन्होंने कहा कि अक्सर स्वतंत्र पत्रकारिता की भावना पर व्यावसायिक हित हावी हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र से समझौता करना पड़ता है। भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज 202 करोड़ 77 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 25,11,000 से अधिक वैक्सीन डोज दिए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक उच्च अधिकारी ने कहा है कि तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स के प्रकोप को सटीक रणनीतियों से रोका जा सकता है। मंकी पॉक्स पर WHO के तकनीकी प्रमुख डॉ रोसमंड लुइस ने जिनेवा में एक प्रेस वार्ता में कहा कि सही समूहों में सही रणनीतियों का उपयोग किया जाए तो मंकी पॉक्स के प्रकोप को रोका जा सकता है। डॉ लुइस ने समझाया कि वर्तमान में करीब 1 करोड़ 64 लाख टीके थोक में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। वर्तमान में टीके बनाने वाले देश डेनमार्क, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद DSC ने 28,732 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए ये हथियार स्वदेश में डिजाइन, विकसित और विनिर्मित IDDM श्रेणी के तहत खरीदे जाएंगे। नियंत्रण रेखा के निकट तैनात सैनिकों और आतंकरोधी अभियानों में गोली लगने के खतरे के कारण बुलेट प्रूफ जैकेटों की मांग बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए DSC ने भारतीय मानक BIS 6 के सुरक्षा स्तर वाली बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान की है। नियंत्रण रेखा LAC और पूर्वी सीमाओं पर पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध तथा आतंकरोधी कार्रवाइयों के वर्तमान जटिल परिदृश्य से निपटने के लिए DSC ने सेना के लिए लगभग 4 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन की भी आवश्यक मंजूरी दी। इससे भारत में छोटे हथियार बनाने के उद्योग और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों 28 और 29 को गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी बृहस्पतिवार को गुजरात के साबरकांठा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे चेन्नई के लिए रवाना होंगे, जहां जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। अगले दिन वे अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोबारा गुजरात के गांधीनगर लौट जाएंगे, जहां कई परियोजनाओं का शुभारंभ और कई की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 5G स्पेक्ट्रम की कल से नीलामी शुरू हो गई है। आम लोगों और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। इसमें 20 वर्ष की वैधता अवधि के साथ कुल 72,000 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को संबोधित करेंगे और इस अवसर पर लोहरदगा में परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। मनरेगा के अंतर्गत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़े रांची से 1500, लातेहार से 1500, गुमला से 2500, खूंटी से 2000 और लोहरदगा जिले से 2000, कुल 9,500 से अधिक लाभुक शामिल होंगे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बागवानी के लाभुकों को सम्मानित भी करेंगे। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि विभाग सतर्क हो गया है। 2022 में औसत से 58% कम बारिश होने की वजह से किसानों में मायूसी है। सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए कृषि मंत्री बादल की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केंद्र ICAR बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों के साथ राज्य के वर्तमान हालात पर बैठक की गई। नेपाल हाउस स्थित सभागार में कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री बादल ने कहा कि राज्य में भीषण संकट की आशंका प्रबल होती जा रही है। सबसे कम बारिश की वजह से बुआई का काम काफी प्रभावित हुआ है। श्री बादल ने कहा कि राज्य के निर्माण में कृषि वैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप दस्तावेज तैयार कर किसानों तक जागरूकता अभियान चलाया जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य में मल्टी क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए चावल और गेहूं के साथ दाल और दलहन तथा अन्य खेती पर भी फोकस करना होगा। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 20 दिन काफी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के जो युवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, राज्य सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए राज्य में जल्द ही मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। ये बातें उन्होंने कल झारखंड मंत्रालय के सभागार में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफल राज्य के अभ्यर्थियों के अभिनंदन समारोह में कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्चे से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी। धनबाद में न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। 28 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी और इसी दिन अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। में न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। 28 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी और इसी दिन अदालत इस मामले में अपना फैसला भी सुनाएगी। पिछले साल 28 जुलाई की सुबह 5:08 पर न्यायाधीश की ऑटो से टक्कर में मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन 4 अगस्त 2021 को इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। धनबाद में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने इस मामले को संदिग्ध माना और स्पीडी ट्रायल में महज 5 महीने में 58 गवाहों का बयान दर्ज किया। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले के लिए 28 जुलाई 2022 की तारीख तय कर दी है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साहेबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी दाहू यादव और बच्चू यादव के एक जहाज को जब्त कर लिया है। साथ ही ईडी ने साहेबगंज पुलिस से दोनों का पता लगाने को कहा है। कल जहाज शुक्रा बाजार घाट पर लंगर में पाया गया था। इसे कथित तौर पर गंगा के अंतर्देशीय जल में अवैध तरीके से संचालित किया गया था। इसके बाद ईडी ने जहाज को जब्त कर लिया। दूसरी ओर ईडी ने अवैध खनन, टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के पिरोजपुर के 3 कबाड़ी दुकानों पर कल रात पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने कबाड़ी की दुकानों से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इसके साथ ही दर्जनों मोटरसाइकिलों के कलपुर्जे बरामद किए गए। पुलिस ने लोहे के कई कीमती सामान भी बरामद किए हैं, जिनमें इंजन आदि शामिल हैं। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित धुरवा डैम गेट के पास कल शाम 2 बाइक की आपस की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। रांची सिविल कोर्ट से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी तथा बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को बड़ी राहत मिली है। बड़कागांव गोलीकांड में कोर्ट ने इन दोनों सहित 12 आरोपितों को बरी कर दिया है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। और अब क्रिकेट। मेजबान वेस्टइंडीज और भारत के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक को ईडी का समन जारी करने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, ईडी ने अभिषेक को भेजा समन, करेगी पूछताछ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 100 करोड़ के अवैध खनन मामले में सीएम के प्रेस सलाहकार पिंटू को ईडी का समन। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, चुनाव में मुफ्त की चीजें देने की घोषणा, गंभीर मसला। दैनिक जागरण ने गढ़वा में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज, इसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने राज्यसभा के 19 सांसदों को सप्ताह के बाकी दिन के लिए निलंबित किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यसभा में कल विपक्ष के 19 सदस्यों को अभद्र व्यवहार के लिए सप्ताह के बाकी दिनों के लिए सदन से किया गया निलंबित। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा, मीडिया घरानों की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें, क्योंकि भारतीय समाज में लोग मानते हैं कि प्रिंट में सब कुछ सच ही छपता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा में बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को करेंगे संबोधित, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।